कोर्स बाय अनूप सर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टैटिक्स में मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले हम कोरिलेशन होता क्या है ये पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन से पहले हमने सेंटर टेंडेंसी जिसमें मीन मीडियन मोड हमने किया था। तो सेंटर टेंडेंसी में तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की स्टडी करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो अब हम कोरिलेशन निकालते हैं। तो कोरिलेशन के बारे में इसके मेथड्स क्या क्या हैं तो आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड्स। स्कैटर डायग्राम मेथड्स ये एक ग्राफिकल मेथड है जो कोरिलेशन और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है। क्या करता है कि कोरिलेशन है या नहीं किसमें, टू एंड मोर वेरिएबल्स। याद रखना है कि कोरिलेशन हमेशा किसका निकलता है, टू एंड मोर वेरिएबल्स का। तो ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है जो टू वेरिएबल है, मान लिया कि वेरिएबल x और वेरिएबल y, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है वो बताता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इट टेल अस बाइवेरिएट डाटा टू असर्टेन द कोरिलेशन। यानी कि ये क्या है, बाइवेरिएट। बाइवेरिएट इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और इसका क्या बताइए, कोरिलेशन इन दोनों के बीच में है या नहीं है। ठीक है, टू असर्टेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखो मैंने 5 डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए। यहाँ पर पहला ये है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप मानिए ये 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से, और अगर राइट साइड की तरफ, किस तरफ, लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, किससे, राइट से, सॉरी गलत बना दिया, राइट से लेफ्ट की तरफ, पहले वाला क्या है, लेफ्ट से राइट, और दूसरा अपना है यहां पर इस टाइप से, ऊपर से नीचे। ठीक है, यानी कि क्या है, लोअर साइड से अपर साइड जा रहा है, और इसको हम बोल सकते हैं कि अपर साइड से लोअर साइड आ रहा है। तो आप ऐसे याद रखो, क्या, लोअर साइड से अपर साइड जाता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अपर साइड से लोअर साइड की तरफ आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब ये परफेक्ट की कंडीशन हो गई। तो अगर ये देखिए लोअर साइड से अपर साइड की तरफ जा रहा है तो हाईली पॉजिटिव, ये है आपकी परफेक्ट वाली लाइन, इसके पास होता है। ठीक है, ये जितना नैरो होगा, नैरो मींस इस लाइन के साथ जो मैंने ब्लू में डॉट लिखे ना, ये मतलब ये रियल में जो आपका डेटा है, ये x वेरिएट या y वेरिएट का डेटा। तो ये लोअर साइड से अपर साइड पर जो परफेक्ट आपकी लाइन है उसके आसपास रहता है, उसको बोलते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर अपर साइड से लोअर साइड की तरफ जा रहा है जो परफेक्ट है उसके आसपास है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और ऐसे कहीं भी डॉट लगा दो, मतलब इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहां पर कोरिलेशन क्या होता है, एब्सेंस होता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि कोरिलेशन ग्राफ क्या होता है। स्कैटर डायग्राम ये भी ग्राफिकल मेथड है, और कोरिलेशन ग्राफ जैसा कि इसका नाम ही है तो ये भी ग्राफिकल ही मेथड है। ये क्या करता है, बाय एग्जामिनिंग द डायरेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ द ग्राफ। तो इसमें क्या होता है, हर वेरिएबल को लिखा जाता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, स्कैटर डायग्राम मेथड और कोरिलेशन ग्राफ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये है कि स्कैटर डायग्राम की हेल्प से हम सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन का ही डायग्राम बना सकते हैं, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस का जो डेटा है वो सिंपल कोरिलेशन का होना चाहिए। लेकिन अगर पार्शियल कोरिलेशन मींस जहां पर 3 वेरिएबल्स होते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट मानते हैं, अगर उसका आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए तो स्कैटर डायग्राम में नहीं बनता। इसी प्रकार मल्टीपल कोरिलेशन, यानी कि जहां 2 से ज्यादा, यानी कि 3 वेरिएबल है या उससे ज्यादा है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वेरी करते हैं, तो उस कंडीशन में मल्टीपल। यानी कि जहां पर पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो उस लिमिटेशन को दूर किया गया है कोरिलेशन ग्राफ की हेल्प से। तो इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द सिंपल में तो ये आपका स्कैटर वाला भी था, और पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड हो गया आपके, कौन कौन से, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है ना।
ये हमने वैसे ही अज्यूम करके लिख दिया। तो इसको बनाना कैसे कोरिलेशन ग्राफ को, तो जैसे हमने लिखा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो तो लिखना आपको y एक्सिस की तरफ, भाई जो वेरिएबल है x और y तो y इसकी तरफ, और जो दोनों में कॉमन है जैसे ईयर हो गया, ठीक है, वो जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है o x एक्सिस पर, यानी कि जो दोनों x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों में जो कॉमन है वो तो लिखना आपको o एक्सिस पर, और जो दोनों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सॉरी आइटम्स है वैल्यूज है वो लिखना आपको y एक्सिस पर, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट बना देंगे इसके, तो इसको जोड़कर ये बन जाएगा। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि स्कैटर डायग्राम की एक लिमिटेशन है कि ये पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कोरिलेशन ग्राफ में इस लिमिटेशन को दूर किया गया है, ठीक है। अब आता है अपना थर्ड मेथड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसएससी पीजीटी जिसमें भी आप पढ़ोगे। तो इसमें क्या आता है, कार्ल पियर्सन के अंदर ये आपका कोरिलेशन का आइडियल मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं। इट इज गिव डायरेक्शन एंड डिग्री, ये दोनों को शो करता है, इसको डायरेक्शन भी और डिग्री को भी, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और क्या काम करता है ये, इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितने भी ये ऊपर मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, न्यूमरेटर में जितने भी लिखे उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर ये सिग्मा xy डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर कोवेरिएंस xy डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपका डिनोमिनेटर में आते हैं वो सारे के सारे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चाहे आपका ये हो चाहे ये हो, जितने भी हो। तो ये क्या काम करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेशन करता है या उसको फाइंड आउट करता है कि कहां से, फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें इन फॉर्मूलों में क्या है, नीचे वाला तो पता है, यानी कि आपको इंडिपेंडेंट वैल्यू की पता है, लेकिन डिपेंडेंट वैल्यू की वैल्यू सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता, तो वहां से फाइंड आउट करते हैं। तो कोरिलेशन में क्या होता है, ये एस्टिमेटिंग करता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का, कहां से, नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर है, क्या है ये, क्वांटिटेटिव। तो ये याद रखना है। क्या क्या था पहले वाले में, इसमें थी इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में आप स्कैटर डायग्राम नहीं बना सकते, कोरिलेशन में आप, कोरिलेशन ग्राफ में आप सिंपल पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में ग्राफ बना सकते हो। कार्ल पियर्सन में क्वांटिटेटिव यानी कि ये मैथमेटिकल, इसकी रेंज क्या है, +1 से -1 या -1 से +1 तक। फिर आता है ये बेस होता है, बेस का मतलब ये किसके ऊपर बेस है, इसका फॉर्मूला वगैरह है किस पे, तो ये बेस है कोवेरिएंस पर, मीन पर और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे सिंपली हम बोल सकते हैं कि कोवेरिएंस पर बेस है, इतना भी बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या आता है, मीन भी आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड है। एक्सट्रीम वैल्यू मींस जो अपर लिमिट और आप बोल सकते हैं कि लोअर लिमिट, अगर उनका डिफरेंस ज्यादा है तो उससे ये रिजल्ट फ्लक्चुएट होता है। तो ये कार्ल पियर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब बात आती है कि जी अजम्पशन क्या है, हम क्या मान के चलेंगे। सबसे पहले लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। लीनियर रिलेशनशिप जब हमने इसके टाइप्स किए थे तो उसमें हमने एक पढ़ा था लीनियर और एक पढ़ा था नॉन लीनियर या कर्वीलिनियर। लीनियर का मतलब जब दोनों वेरिएबल x और y सेम डायरेक्शन में जाते हैं, या तो दोनों साथ में बढ़ते हैं या दोनों साथ में घटते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। तो पहले तो ये मान के चलना है कि वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों या तो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने स्टार्टिंग में बेसिक में इसी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। क्या है, जरूरी नहीं है, लेकिन कार्ल पियर्सन ने ये अजम्पशन ली है कि जो दो वेरिएबल होंगे उनके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। नॉर्मली कोरिलेशन में इनका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां पर अजम्पशन ली गई कि होना ही चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो आप डेटा लेते हो, x वेरिएबल 1 to 5 ले लिया, y वेरिएबल 2 4 6 ऐसे कुछ भी ले लिया, जो डेटा लेते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बनता है कि बेल शेप करो। कैसे बनता है, बेल शेप करो। तो इसलिए जो डेटा आप लोगों ने ऐसे लेना पड़ेगा, जैसे 1 2 3, ठीक है, फिर लिख दिया 4 3 2 1, यानी कि एक पिक बनेगी, इसकी चोटी ऐसे बनेगी, इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि सबसे बड़ा यहां पर आ जाएगा। फिर यहां पर लाइन 1 2 3, फिर 3 2 1 ऐसे। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए x और y सीरीज दोनों से,
फिर आता है अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, इनके बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हमने पार्शियल कोरिलेशन या मल्टीपल कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि भाई अगर आप एग्रीकल्चर यील्ड ऑफ क्रॉप है वो डिपेंड करता है आपका इरिगेशन पे, उसके अलावा फर्टिलाइजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मतलब कि बहुत सारे फीचर हो सकते हैं। एक्स और वाई दोनों क्या है, आप बोल सकते हो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, आपने दो वेरिएबल लिए हैं, लेकिन उन दोनों पर बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे हमने बोला यील्ड ऑफ क्रॉप माना कि वेरिएबल एक्स, इरिगेशन माना कि वेरिएबल वाई, और इनके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, थर्ड वेरिएबल या बहुत सारे और का भी। जैसे मैंने बोला कि फर्टिलाइजर का भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो सारा आ जाता है इंडिपेंडेंट। इनके बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये मान के चला है। इसके बाद आता है इसके फॉर्मूला। तो नॉर्मली जो पेपर में है फॉर्मूले भी इसके पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको अलग अलग डिनोट करने की कोशिश की है। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर द रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। अज्यूम्ड मीन, फिर एक होता है एक्चुअल मीन, इसको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी बोलते हैं। एक्चुअल मीन का मतलब होता है जहां पर डेटा आपको एक्चुअल में डेटा दिया गया है, तो वहां पर आपको स्मॉल एक्स निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट ही कैपिटल एक्स से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर रखना कि जब प्रोडक्ट मूवमेंट की बात आती है तो एक्स और वाई कैपिटल लेटर में होते हैं, एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होती है। फिर आता है जी बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये है, पढ़ लेना, इसको एक बार रीड आउट कर लेना, काम चल जाएगा अपना। फिर आता है बेस्ड ऑन कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछा जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, एक तो आपका बेसिक ही हो गया, दूसरा ये एक्चुअल मीन वाला, और थर्ड है आपका ये पढ़ना आपको। तो इसमें क्या क्या है, बेस्ड ऑन कोवेरिएंस में आर, यानी कि आर का मतलब होता है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल लो या फिर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल लो। कोवेरिएंस, ठीक है, एक्स वाई एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का कोवेरिएंस, फिर वेरिएंस एक्स का और वेरिएंस वाई का। यहाँ पर कोवेरिएंस है, नीचे वेरिएंस है, तो इसको अगर आप शॉर्ट करोगे तो यार यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में है कैपिटल एक्स वाई और यहाँ पर है आपका स्मॉलर एक्स वाई, ठीक है। फिर आता है, हमने अभी तक पे क्या पढ़ा कि कार्ल पियर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी जंक्शंस क्या है, फॉर्मूले क्या है, और अब जो क्वेश्चन बनता है मोस्टली वो होता है प्रॉपर्टी से। कार्ल पियर्सन जो लाई करता है -1 से +1, ये याद रखना है, यानी कि कोरिलेशन की क्या है रेंज, -1 से +1, ये तो कोरिलेशन की रेंज है। लेकिन कोवेरिएंस की रेंज क्या है, -∞ से +∞। कोवेरिएंस, अगर मैं सिर्फ कोवेरिएंस निकालूं यहाँ से, सिर्फ कोवेरिएंस की बात करूं तो इसकी रेंज है -∞ से +∞, यानी कि ±+∞। और कोरिलेशन की क्या है, प्लस माइनस आपका 1 हो जाएगा याद। और वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वेरिएंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए तीन चीजें कौन कौन सी, पहला तो वेरिएंस का रिजल्ट हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्क्वायर में होता है। दूसरा कोवेरिएंस, ये प्लस और -∞ के बीच में होता है। और फिर होता है कोरिलेशन, ये ±1 के अंदर आता है। हो जाएगा ना यहाँ तक। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये क्या होता है, हमेशा ही सिमेट्रिक होता है रिग्रेशन के रिगार्डिंग, आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑलवेज सिमेट्रिक। तो इसके अंदर क्या होता है, आप बोल सकते हो कि कोरिलेशन xy इक्वल टू कोरिलेशन yx, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये याद रखना है। थर्ड नंबर पे आता है इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब है कि जब मैं कोरिलेशन की बात करता हूं तो इसका मतलब रिलेटिव कोरिलेशन, एब्सोल्यूट कोरिलेशन नहीं, किसकी, रिलेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं हम, एब्सोल्यूट कोरिलेशन नहीं निकालते, ये याद रखना है। तो इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है रिलेटिव की बात करते हैं, और जहां पर डिपेंडेंसी हो जाती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर, वहां पर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है आर किसके इक्विवेलेंट होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट के। या आप ये बोलो कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के बराबर है। फिर एक और आता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल,
ये हमारे पास पहले भी आ चुका है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है अगर किसी x वेरिएबल या y वेरिएबल से कोई भी एक आइटम जीरो के अलावा, किसके अलावा, जीरो के अलावा कोई भी एक आइटम आप ऐड करते हो या लेस करते हो तो कोरिलेशन के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको तो हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और इसी प्रकार कोई भी आइटम x वेरिएबल या y वेरिएबल में जीरो के अलावा आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, याद रखना जीरो से नहीं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो अगर आप कोई भी x और y वेरिएबल में कुछ चीज ऐड करते हो, लेस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो एक ही वैल्यू को सभी में से, ठीक है ना, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट पे, आंसर पे। फिर आता है ओनली लीनियर रिलेशनशिप, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर वाला यहां से। फिर आता है इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट दी कोरिलेशन, यानी कि अगर दोनों वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन नहीं है तो उस कंडीशन में आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। देखो याद रखो, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन था ना, क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है ना ही, तो इसमें देखो दो वेरिएबल है, ब्लू कहां पर चल रहे हैं, ब्लैक कहां पर चल रहे हैं, कोई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इन बाकी इनमें सब में डायरेक्शन है। तो अगर ये डायरेक्शन नहीं है तो वैल्यू एब्सेंस या जीरो होता है। लेकिन अपोजिट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन इसका अपोजिट हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि अपोजिट में एक वैल्यू जीरो होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी अपनी। ये अपना तीन मेथड हम कर चुके हैं। कौन कौन सा? पहला हमने किया स्कैटर डायग्राम, दूसरा हमने किया कोरिलेशन ग्राफ, और थर्ड हमने किया कार्ल पियर्सन मेथड, या इसको हम बोल सकते हैं पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके हमने क्या क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स, अजम्पशन, फॉर्मूले और प्रॉपर्टी, बस छोटा सा है ये। अब आता है एक टॉपिक प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि प्रोबेबल एरर की हेल्प से भी क्या आप कोरिलेशन निकाल सकते हो? जी हाँ। कैसे, क्या काम करता है प्रोबेबल एरर? इट हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द कार्ल पियर्सन। याद रखना, कार्ल पियर्सन मेथड जो अभी हमने किया है उसकी रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, उसकी आप जांच करते हो कि वो सही है या नहीं है, तो वो हम प्रोबेबल एरर की हेल्प से की जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि रिलायबिलिटी, कोरिलेशन की रिलायबिलिटी हम किससे मेजर कर सकते हैं, तो आप बोलोगे जी प्रोबेबल एरर की हेल्प से। दो कंडीशन, पहले तो ये, दूसरा है ना जो सैंपल लेना चाहिए वो रैंडम सैंपल होना चाहिए। प्रोबेबल एरर में, या आप बोल सकते हो कि रिलायबिलिटी चेक करने में जो आप पॉपुलेशन से सैंपल लोगे वो कैसा होना चाहिए? रैंडमली लेना चाहिए। दूसरी एक कंडीशन, तो दो ही याद रखना है। इसकी रिलायबिलिटी चेक करता है कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन की। प्रोबेबल एरर क्या काम करता है जी? कोरिलेशन की रिलायबिलिटी चेक करता है, और जो सैंपल है वो रैंडमली लिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 0.67, याद रखना 6745। मोस्टली क्या करता है ऑप्शन में ऐसे बोल देगा 6475 या 6575, ऐसा 74। तो आपको याद रखना कि 67 साथ में है, 45 भी साथ में, तो 0.6745, और ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अंडर दी। तो ये होता ना, अगर मैं इसको एब्सेंस कर दूं, किसको? प्रोबेबल एरर में से अगर मैं ये कांस्टेंट नंबर है 0.6745 को इसको मैं हटा दूं, तो जो ये वैल्यू आएगी ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय में n का अंडर दी रूट। किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एरर। याद रह जाएगा ना। तो स्टैंडर्ड एरर की मल्टीप्लाई करते हैं हम एक कांस्टेंट नंबर से जिस जो है 0.6745, तो हमारा प्रोबेबल एरर निकल जाता है। अब क्या क्या कंडीशन है जी प्रोबेबल एरर हम कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते? पहला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो मैं आपको यहां बता चुका हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अनबायस्ड सैंपल, यानी कि रैंडम सैंपल लेना चाहिए, वही बात इसने फिर बोल दी यहीं पर। इंडिविजुअल आइटम मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यानी कि x वेरिएबल और y वेरिएबल ये क्या होना चाहिए? आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। फिर आता है the statistical measure for which the probable error is computed have been calculated from a sample, और probable error कहां से निकालना आपको? एक सैंपल से, वो भी रैंडम। ये इसकी कुछ कंडीशन थी, क्या क्या थी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और रैंडम सैंपल होना चाहिए, तीन ही याद रखिएगा। इसके बाद आती है कि इसकी प्रैक्टिकल यूज कहां पर होता है। ये पेपर में आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो वहां से आया हुआ है कि अगर R जो है यानी कि कोरिलेशन,
ये कम है किससे, प्रोबेबल एरर से, तो इसका मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन की एब्सेंस है। कब, जब r लेसर देन PE यानी कि प्रोबेबल एरर होता है तब। अब बात आती है कि अगर मैं PE को 6 से मल्टीप्लाई करती यानी कि 6PE से ज्यादा है r, 6PE से ज्यादा है r, तो प्रेजेंस है यानी कि कोरिलेशन है। लेकिन अगर r जो है कोरिलेशन वो PE और 6PE के बीच में है तो हम बोलेंगे मॉडरेट कोरिलेशन है। ठीक है ना। अब ये आता है कि लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या है, लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन। अपर लिमिट आप कोरिलेशन में ऐड कर दो प्रोबेबल एरर तो अपर लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट आप क्या करो कोरिलेशन में लेस कर दो प्रोबेबल एरर को तो आपके लोअर लिमिट आ जाएगी। और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है जो यहाँ पर था, अब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड एरर, तो ये याद रखना। तो ये अपने थे 3 मेथड्स, और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 मेथड्स, या फिर देखते हैं इसी में, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार फिर करते हैं।